नमस्कार दोस्तों। द एके फाइनेंस विंग में आपका स्वागत है। आर्थिक आज़ादी क्या होती है? आर्थिक आज़ादी यानी फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति, निवेश या पासिव इनकम होनी चाहिए कि उसे पैसे के लिए प्रेशर में काम करने की ज़रूरत न पड़े और वो व्यक्ति उस काम को करने के लिए आज़ाद हो जो एक्चुअली में वो करना चाहता है या जो काम करने में उसे मन लगता है और अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र हो। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे छोटी-छोटी बचत और समय का सही इस्तेमाल करके आप अपनी आर्थिक आज़ादी हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, यानी वो जादुई ताकत जो आपके पैसों को आपके लिए और भी पैसे बनाने में मदद करती है। तो चलिए दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मान लेते हैं कि आपके पास दो जॉब ऑफर हैं। एक ऑफर में 1 लाख रुपया मंथली सैलरी आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी और दूसरे ऑफर में 1 रुपया मंथली सैलरी आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी और वो डेली डबल होता रहेगा अगले 20 दिनों तक। इस तरह से पहले दिन 1 रुपये होता है, दूसरे दिन 2 रुपीस, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 रुपीस और इसी तरह हर दिन यह राशि दोगुनी होती रहती है 20 दिनों तक। तो आप दोनों में से कौन सा ऑफर चूज करेंगे? चलिए इन दोनों ऑफर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। पहला ऑफर सिंपल है, 1 लाख रुपीज मंथली यानी कि पूरे साल का 12 लाख रुपया। लेकिन अगर दूसरा ऑफर लेते हैं तो 1 रुपया मंथली और 20 दिनों तक डबल करते हैं तो 20वें दिन ये 1 रुपया डबल होते होते 5,24,288 रुपया हो जाता है, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। यानी कि दूसरे ऑफर में मंथली सैलरी 5,24,288 हो जाता है, यानी कि पूरे साल में 5,24,288 गुना 12 बराबर 62,90,856 हो जाता है। यहाँ ये सरप्राइज कैसे हुआ? ये हुआ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। पहले ऑफर में कोई कंपाउंडिंग नहीं हो रहा है, वो फिक्स्ड है और दूसरा देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन साथ में डेली कंपाउंडिंग का जादू भी हो रहा है, इसीलिए दूसरा ऑफर बेटर हो गया। अब आप ईमानदारी से बताइए, अगर आपके पास ये दोनों ऑफर होता तो आप कौन सा एक्सेप्ट करते? 1 लाख मंथली वाला या 20 दिन तक डबल होने वाला 1 रुपया? कमेंट करके बताइए। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिमाह 40,000 रुपये कमाता है और महीने के 10,000 रुपये बचाकर किसी अच्छी से म्यूचुअल फंड में निवेश कर देता है और ये निवेश पूरी अनुशासन के साथ 10 साल तक करता है और वो म्यूचुअल फंड 14% का सालाना रिटर्न जनरेट करता है, जो कि मुश्किल नहीं है कोई भी मिड कैप या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए। तो अब आप बता सकते हैं कि 10 साल में उस व्यक्ति की कुल राशि कितनी हो गई होगी? जी हाँ, लगभग 25 लाख, जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बिग अमाउंट है। और यही 10,000 प्रति माह अगर 20 साल तक निवेश करता है तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन ही बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुल राशि लगभग 1.17 करोड़ हो जाती है। अब ये 10,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट करो की राशि कैसे बन गई? ये बनी कंपाउंडिंग से। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब हम एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जो कि पिछले 10 साल से अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न बनाकर दे रहा है। हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की चर्चा कर रहे हैं। इस फंड का पिछले 10 वर्षों का एनुअल रिटर्न लगभग 18.3% रहा है, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। इस रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फंड का 10 साल पहले और वर्तमान का NAV देखना होगा, जो हम देख सकते हैं कि जनवरी 2016 को पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का NAV 17.6 था और अब यानी दिसंबर 2025 में पूरे 10 साल बाद इसका NAV बढ़कर 94.5 हो चुका है। अब रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए ऑनलाइन CAGR कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं।
अब यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू 17.6, एंडिंग वैल्यू 94.5 और टाइम पीरियड 10 साल डाल दिए। अब कैलकुलेट बटन पर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 18.3% आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 10 साल में 18.3% का सालाना रिटर्न जनरेट किया है। अब इसी 18.3% एनुअल रिटर्न के आधार पर देखें तो यदि कोई व्यक्ति 2016 से इस फंड में 10,000 रुपये प्रति माह की SIP कर रहा है तो उसने जनवरी 2016 से दिसंबर 2025 तक 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कुल 12 लाख रुपये का निवेश किया और यह निवेश 10 वर्षों में बढ़कर लगभग 31,41,207 रुपये हो चुका है। भारत की ग्रोथ स्टोरी देखकर ये लग रहा है कि आगे भी इसी तरह का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। अब आप कहेंगे कि करोड़पति बनना इतना ही आसान है, तो हर कोई जो 25 से 30 साल सरकारी या प्राइवेट नौकरी करके रिटायर हुए उनको करोड़पति होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं। आज भी बहुत सारे लोग जो रिटायर हुए हैं उनको अच्छे से अपना घर चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि उन लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा कमी है। इसमें इन लोगों का ज़्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल लिटरेसी की प्रॉपर शिक्षा दी ही नहीं जाती। इसलिए इन लोगों ने पैसे तो ज़रूर कमाए, लेकिन सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं किए, इसीलिए इनके पैसे ग्रो नहीं हुए। अगर हुए भी तो बहुत स्लो रेट से, जो कि महंगाई को भी नहीं हरा सकते। भारत की 90% जनता आज भी अपना सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट में रखती है। अब हम देखेंगे कि वही 10,000 रुपया पर मंथ का इन्वेस्टमेंट अगर कोई व्यक्ति बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट में करता है सेम टाइम पीरियड के लिए, यानी कि 2016 से 2025 तक, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा? पिछले 10 साल का एवरेज फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न लगभग 7% रहा है। तो आइए कैलकुलेशन देखते हैं कि टोटल कितना बनता है। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख रुपया पूरे 10 साल में, और टोटल अमाउंट बन गया 17,02,878 रुपया, जो कि आप इस टेबल पर देख सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि दोनों में फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अमाउंट बराबर है 12 लाख रुपया। टाइम भी बराबर दिया 10 साल, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से टोटल अमाउंट में काफ़ी अंतर हो गया, और म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट लगभग फिक्स्ड डिपॉजिट के प्रॉफिट का 3.5 गुना है। इससे हमें ये समझ में आता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने और ज़्यादा टाइम तक करने से वेल्थ नहीं बनती, बल्कि सही जगह इन्वेस्ट करना यानी कि सही एसेट एलोकेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। पैसे को कंपाउंड करने के लिए जितना कि इन्वेस्टमेंट करना। अब हम एक रियल टाइम स्टॉक्स का उदाहरण लेते हैं। ये उदाहरण है देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का। अगर कोई व्यक्ति सन 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री में 1 लाख रुपया सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करके छोड़ देता, तो उस समय यानी सन 2005 में रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर का प्राइस था लगभग 537 रुपये। तो उसको मिलता टोटल 1 लाख डिवाइडेड बाई 537 इक्वल टू 186.2 शेयर्स। 2005 से लेकर अब तक कंपनी ने एक बार 1:1 का स्प्लिट 2009 में, 1:1 का बोनस 2017 में, और फिर 1:1 का बोनस 2024 में दिया है। इस तरह से 3 बार डबल होने से अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर 1488 हो गया। अभी एक शेयर का प्राइस लगभग 1500 रुपया है। अब टोटल करंट वैल्यू हो गया 1488 गुना 1500 बराबर 22 लाख, 32,000 रुपये। यानी कि पूरे 20 साल में रिलायंस इंडस्ट्री ने 1 लाख को 22 लाख बना दिया। अगर हम ईयरली एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करें तो ये आता है 16.8%। अब हम यह देखेंगे कि यदि वही 1 लाख रुपया सन 2005 में किसी बैंक की फिक्स डिपॉजिट में निवेश किए जाते तो 20 वर्षों में वह राशि कितनी हो जाती? 7% वार्षिक ब्याज दर पर 20 साल बाद
कुल राशि लगभग 3,86,968 हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट बराबर है 1,00,000 रुपया, टाइम भी बराबर दिया 20 साल, लेकिन रिटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर है। फिक्स डिपॉजिट में 1,00,000 से इंक्रीज होकर 3,86,968 रुपया हो जाता है और रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक में 1,00,000 से इंक्रीज होकर 22,32,000 रुपया हो जाता है। यह अंतर मुख्यतः रेट ऑफ रिटर्न अलग होने के कारण है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने औसतन लगभग 16.8% का वार्षिक रिटर्न दिया, जबकि बैंक एफडी ने लगभग 7% का वार्षिक रिटर्न दिया। अगर आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट ज़्यादा सिक्योर लगेगा, क्योंकि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पे सिक्योरिटी देती है, लेकिन ये सिक्योरिटी सिर्फ 5 लाख की अमाउंट तक ही मिलता है। अगर अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो बैंक 5 लाख से ऊपर की अमाउंट पर कोई गारंटी नहीं देती। मतलब बैंक किसी फ्रॉड के कारण बंद हो जाती है तो 5 लाख से ऊपर का अमाउंट नहीं मिलेगा। वहीं अगर रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक बेटर दिखाई देगा, मगर रिस्क फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा होगा। अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो रिस्क दोनों केस में लगभग बराबर है। ओके दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से इन्वेस्टमेंट नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ होगा। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो को आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। हम जल्द ही आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।